आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट का सियासी दलों को बड़ा आदेश, आपराधिक उम्मीदवारों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करना जरूरी। 48 घंटे में वेबसाइट पर डाले जानकारी। केजरीवाल के शपथ ग्रहण के लिए किसी भी पार्टी को नहीं दिया जाएगा न्योता। 16 फरवरी को रामलीला मैदान में होगी ताजपोशी। लखनऊ के वजीरगंज कचहरी में देसी बम से हमला, मौके से 3 देसी बम भी बरामद। हमले के पीछे वकीलों के आपसी विवाद की बात आई सामने। पंजाब के रोपड़ में सेना के चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खामी की वजह से खेत में उतारा गया। सभी क्रू मेंबर सुरक्षित। एलपीजी गैस की बढ़ी कीमतों पर सियासत जारी। राहुल गांधी ने ट्वीट की स्मृति ईरानी की पुरानी तस्वीर। सड़कों पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर हुए हैं करीब 190 रुपए महंगे। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का विवादित बयान, नाथूराम गोडसे से की मोदी की तुलना। बीजेपी बोली आज भी कांग्रेस गांधी की नहीं। सीएम ममता बनर्जी को नहीं मिला कोलकाता मेट्रो के कार्यक्रम में न्योता। नए रूट का उद्घाटन करने आज पहुंचे थे रेल मंत्री पीयूष गोयल। निर्भया के दोषियों के डेथ वारंट पर 17 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। दोषी पवन को कोर्ट ने मुहैया कराया नया वकील। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद पहले पंचायत चुनाव का ऐलान। 5 मार्च से 20 मार्च तक 8 चरणों में होगी वोटिंग। घाटी में आचार संहिता लागू। दिल्ली में कोरोना वायरस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री और विदेश मंत्री समेत कई अधिकारी मौजूद। अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी। 14 फरवरी 2019। ये तारीख अगर आपको याद नहीं तो एक बार फिर याद दिला दें। हम वैलेंटाइंस डे की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जब पुलवामा में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने और पाकिस्तान से सीख लेकर आतंकवादियों ने किस तरह से हमारे 40 शूरवीरों को शहादत दिलाई थी। एक ऐसा हादसा जो कि हमारी याददाश्त में हमेशा के लिए लिखा होना चाहिए और नहीं भूलनी चाहिए हमें कि कैसे हमने 40 शव एक साथ देखे थे। हमारे वो जवान जो कि हमारे देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में तैनात थे। आखिरकार उस आतंकवाद की घटना का बदला भले ही हमने बालाकोट से लिया, लेकिन क्या यह काफी है? क्या यह काफी है उन 40 परिवारों को इस भरोसे को दिलाने के लिए कि हिंदुस्तान पर पाकिस्तान दोबारा इस तरह की हिमाकत नहीं करेगा? और अगर नहीं तो इस वीडियो को देखिए और याद रखिए, जहन में बिठा लीजिए, ये 40 मौतें नहीं हैं, ये 40 शहादतें हैं। हाईवे से गुजरता है काफिला और उस पर कार बम धमाके से हमला। कुछ इसी तरह गुजरे साल की फरवरी में पाक ने फसादी चाल चली थी। सड़क पर पुर्जा पुर्जा बिखरे थे तबाही के निशान। एक हमले में पाकिस्तानी आतंक ने हिंद के जवानों को शहीद कर दिया था। पूरा देश रो पड़ा था। कहीं माताएं रो रही थी, कहीं बेटियां सुबक रही थी, कहीं तस्वीरों से झांक रही थी शहादत की कहानी, कहीं पाक के खिलाफ उबलते आक्रोश की आवाज थी। परिवारों की वेदना के साथ पूरा हिंदुस्तान रो रहा था। हर जुबान पर बस एक ही चाहत थी कि इस दहशतगर्दी का बदला मांगे हिंदुस्तान। जवानों के ताबूतों के सामने हिंदुस्तान ने एक प्रण लिया था और जल्द ही हिंद ने दहशतगर्दी से वो बदला भी लिया। बालाकोट पर इतने बारूद बरसे कि उसकी तड़प आज तक महसूस कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन हिंद के जवानों का बदला अभी बाकी है। आतंक के समूल नाश का इंतजाम अभी बाकी है। आतंकिस्तान की तबाही की ये जंग जारी रहेगी, क्योंकि वही होगी हिंद के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। अगर हिंदुस्तान को पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देनी है तो इस खबर को देखकर हमें वाकई में इसलिए चौंकना चाहिए क्योंकि अब
यह पता चला है कि पाकिस्तान की आईएसआई आतंकवादियों की एक गजनवी फोर्स तैयार कर रही है, जो पुलवामा जैसे आतंकी हमले को बड़े पैमाने पर देश भर में अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या महज 1 साल में हम भूल जाएं कि पुलवामा में क्या हुआ था, कैसे हमने अपने 40 शूरवीरों को खोया था? क्या हम भूल जाएं कि आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होता तब तक हमारा प्रण नहीं खत्म होता, और अगर नहीं तो फिर याद रखिए उनकी कुर्बानी। पाकिस्तान की नापाक साजिश का पर्दाफाश, आतंकियों का सरपरस्त पाकिस्तान फिर बेनकाब। आईएसआई रच रहा है भारत में आतंकी हमले की साजिश। पाकिस्तान ने बनाई आतंकियों की गजनबी फोर्स। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नए प्लान के बारे में जानकारी मिली है। पता चला है कि आईएसआई आतंकियों के साथ मिलकर भारत में बड़े हमले की साजिश रच रही है, जिसके बाद आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई पुलवामा जैसा हमला करने की फिराक में आईएसआई ने आतंकी गुटों के साथ मिलकर नया ग्रुप बनाया है। जैश ए मोहम्मद को ग्रुप की कमान सौंपी गई है। ग्रुप का नाम गजनवी फोर्स दिया गया है। इस ग्रुप में जैश, लश्कर, हिजबुल और अंसार गजवतुल हिंद आतंकी संगठन शामिल है। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि गजनवी फोर्स में कई खूंखार आतंकी शामिल हैं, जिन्हें आईएसआई ने कश्मीर में आतंकी हमले करने को कहा है। आईएसआई की साजिश कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आईईडी ब्लास्ट के जरिए हमला करने की है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी पुलवामा हमले की तरह ही गाड़ी पर आईईडी लगाकर हमले की साजिश रच सकते हैं। पाकिस्तान की अभी से नहीं, उसकी तो बहुत पहले से ही यही कोशिश हो रही है कि किसी न किसी तरीके से कश्मीर में और फिर बाकी उसके बाद जम्मू में और फिर बाकी पूरे भारत में किस प्रकार से आतंक वो फैला सके। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो लगातार सीमा पार से आतंकियों से घुसपैठ करा रहा है, लेकिन भारतीय फौज लगातार उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर रही है। कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बल आतंकियों पर काल बनकर बरस रहे हैं, लगातार आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर रहे हैं। कई आतंकियों को अब तक जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। पाकिस्तान शायद भूल गया है कि अगर उसने अब आतंकी साजिश रची तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिंदुस्तान की फौज उसे घर में ही घुसकर सबक सिखाने का मादा रखती है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली चारों तरफ से खतरे पर होती है, और वो इसलिए क्योंकि कोई भी दुश्मन यही चाहेगा कि अगर हिंदुस्तान के हाथ पैर तोड़ने हो तो फिर दिल्ली को निष्क्रिय कर दो, दिल्ली पर हमला करो। ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा के लिए नए मिसाइल सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स अलग अलग जगह तैनात किए जा रहे हैं। ये मिसाइल सिस्टम्स रूस और अमेरिका से भारत ले रहा है। आइए आपको दिखाते हैं हम दिल्ली को कैसे सुरक्षित कर रहे हैं। जमीन से दागने वाली मिसाइलें हो या आसमान से आने वाली हमलावर मिसाइलें, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के आसमान में घुस नहीं पाएगा दुनिया का कोई दुश्मन। हिंदुस्तान के मिसाइल सुरक्षा सिस्टम में ऐसी तैयारी की जा रही है कि दुश्मन को हमले से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा में होंगे 5 अभेद्य कवच। दिल्ली के आसमान की हिफाजत का सबसे बाहरी सुरक्षा चक्र देसी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा, जिसमें 2000 किलोमीटर तक दुश्मन पर हमला करने में सक्षम पृथ्वी जैसी मिसाइलें होंगी। दूसरा सुरक्षा चक्र रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का होगा, जो 380 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को ढूंढकर आसमान में खत्म कर देगा। तीसरा सुरक्षा चक्र इजराइल के साथ DRDO का बनाया गया बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा, जो 100 किलोमीटर दूर तक के दुश्मन को ढेर कर देगा। चौथा सुरक्षा चक्र वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा जो आकाश जैसी देसी मिसाइलों से लैस होगा। आखिरी और सबसे अंदर का सुरक्षा चक्र अमेरिकी NASAM-2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का होगा, जो एक साथ 72 हमलों को नेस्त नाबूद कर सकता है। इसी सबसे अंदरूनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका से डील होने वाली है, जिसमें स्टिंगर मिसाइलें लगी होती हैं। इसका अपना गन सिस्टम होता है, इसमें एमराम मिसाइलें भी लगी होती हैं और साथ ही सेंटिनल रडार भी होता है। इस अमेरिकी सिस्टम की खासियत यह होती है कि ये इमारतों के पीछे से आ रही हमलावर मिसाइलों को भी ढूंढकर ढेर कर सकता है। इस तरह दिल्ली की सुरक्षा में जो मिसाइलें लगेंगी, उनमें सबसे बाहरी सुरक्षा चक्र में पृथ्वी जैसी मिसाइलें होंगी। उसके नीचे S-400 सिस्टम में लगी 40 N-6E हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी, जो पलक झपकते ही दुश्मन को आसमान में ही भस्म कर सकती हैं।
तीसरे स्तर पर इजराइल और डीआरडीओ की बनाई ये बराक 8 मिसाइल होगी जो 100 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को खाक में मिला देगी। चौथी लेयर में डीआरडीओ की बनाई आकाश मिसाइलें होंगी जो 70 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की ओर से होने वाले हर हमले को नेस्तनाबूद करेंगी। और आखिरी लेयर में अमेरिकी एमराम मिसाइलों से लैस नेस्टैम 2 सिस्टम होगा जो एक साथ 72 टारगेट पर एमराम मिसाइलें दाग सकेगा। टीम न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है और कितनी बेहतर हो चुकी है पहले की सरकार के मुकाबले, इसकी एक बानगी देखने को मिली आज लखनऊ के सेशंस कोर्ट में। सनसनी मच गई उस वक्त जब वीरगंज इलाके में सीजेएम के कोर्ट में वकील पर बम से हमला कर दिया गया। हंगामा जबरदस्त हुआ लेकिन वकील घायल हैं। सवाल यह उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में वाकई में कानून व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है या दरअसल बाकी सब वैसा ही है जैसा अखिलेश यादव की सरकार के समय था। बम हमले से सहम गई राजधानी लखनऊ। वजीरगंज के सीजेएम कोर्ट परिसर में बमबाजी। लखनऊ में आज सीजेएम कोर्ट में बम हमले की खबर से हड़कंप मच गया। बम हमले के बाद कोर्ट परिसर में वकीलों ने जमकर हंगामा किया। कोर्ट परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। जानकारी के मुताबिक कोर्ट परिसर में वकील संजीव लोधी को निशाना बनाकर बम से हमला किया गया। संजीव लोधी ने आरोप लगाया कि उनकी कार पर देसी बम से हमला किया गया। हमले में कुछ वकील भी जख्मी हो गए। संजीव लोधी ने जीतू यादव नाम के शख्स पर हमले का आरोप लगाया है। मेरी ही कारकाड़ी में महामंत्री लखनऊ बार जीतू यादव ने मेरे ऊपर हमला कराया हुआ है। अब क्या मांगे आपकी? मेरी ये मांग है मुझे तत्काल सुरक्षा दी जाए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए और इस तरह के जो अराजक तत्व परिसर में उपस्थित हैं वो उनको जिला जज तुरंत तत्काल प्रभाव से बाहर निकाले और इनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय से बनती है इनके खिलाफ कराई जाए। बम हमले के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वकीलों ने हंगामा किया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस को कोर्ट परिसर में 3 जिंदा बम भी बरामद हुए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। जो सीसीटीवी फुटेज है हम उसमें भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हथियार या चीजें लेके लोग अंदर आए थे। इन्होंने बताया कि उसमें से 1-2 लोग वकील ही हैं और कुछ उनके साथी थे। इन्होंने ये भी बताया कि रात में इनसे कुछ इनकी हॉट टॉक भी हुई है। उस लाइन पे भी हम काम कर रहे हैं और इनके लोकेशंस निकाल रहे हैं। पुलिस आपसी विवाद में हमले की आशंका जता रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में देर रात भी कहासुनी हुई थी। साथ ही कचहरी में चुनाव भी होना है। पुलिस की 6 से 7 टीमें हर एंगल से मामले की जांच कर रही हैं। फिलहाल कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। आजकल कुछ अलग होने लगा है। अब ट्रेन हादसे नहीं होते। अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर, वहां पर जो ओवरब्रिज बना होता है, फुट ओवरब्रिज, वो भर्रा कर नीचे गिर उठता है और लोगों की मृत्यु हो जाती है और इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं होती। कहा जाता है कि सब कुछ देखा जाएगा, रेलवे महकमा इसको लेकर बड़ा सजग है। लेकिन चाहे आप मुंबई की बात कीजिए या भोपाल की, प्लेटफॉर्म पर इसी तरह से फुट ओवरब्रिज गिरता रहता है और लोग मरते रहते हैं। क्या रेलवे को इस पर जरा सी भी सनद है? क्या रेल मंत्री इसके बारे में कुछ कहेंगे? फुट ओवर ब्रिज गिरने का वीडियो रेलवे की लापरवाही, उसकी काहिली, अधिकारियों की सुस्ती और आम यात्रियों को लेकर रेलवे की उदासीनता का सबूत है। एक बार फिर देखिए किस तरह भोपाल रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा मलबे में बदल गया। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उस वक्त भगदड़ मच गई जब फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा जमीन पर आ गिरा। देखते ही देखते मौके पर चीख पुकार मच गई। फुट ओवर ब्रिज का हिस्सा गिरने से कई यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और फौरन राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। करीबन गिरे थे 8 से 9 लोग ऊपर से जी, और ये रेलवे की लापरवाही है जो और कुछ नहीं है। पूरे पुल पे कई जगह पे पुराना हैगा, ऊपर से मरम्मत हो जाती लेकिन अंदर से कुछ नहीं हो पाता। आपको बता दें कि ये फुट ओवर ब्रिज 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म को जोड़ता है। बताया जा रहा है कि ब्रिज के शेड निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि पुल इतना जर्जर है कि कोई हादसा हो सकता है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ब्रिज पर ज्यादा यात्री नहीं थे। रेलवे फुट ओवर ब्रिज हादसे का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मुंबई में जर्जर फुट ओवर ब्रिज के कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन रेलवे सबक सीखने को तैयार नहीं। ऐसे में भोपाल हादसे पर सवाल अहम यही है कि फुट ओवर ब्रिज की मुकम्मल जांच क्यों नहीं की गई? ब्रिज कमजोर था तो आवाजाही क्यों नहीं रोकी गई थी? फुट ओवर ब्रिज हादसे का जिम्मेदार कौन है? जाहिर है इस हादसे की भी जांच होगी, लेकिन देखना होगा कि हादसे के गुनहगार पकड़े जाएंगे या नहीं। टीम न्यूज नेशन।
राजनीति में अपराधीकरण की रोकथाम के लिए लगातार चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने या यूं कहीं कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई की नहीं। हर राजनीतिक दल को उठाकर देख लीजिए, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग राजनेता दिखाई देंगे आपको, और चुने हुए ओहदों पर भी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है और कहा है कि वो हर राजनीतिक पार्टी को यह अब सोशल मीडिया पर और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर जाहिर करना पड़ेगा कि किसी भी मंत्री या नेता का आपराधिक रिकॉर्ड क्या है और उसके साथ साथ उन्हें क्यों उम्मीदवार बनाया जा रहा है। इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। एक पारदर्शी लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि हम जानें कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कितने लोग हमारे बीच हैं। राजनीति में अपराधीकरण पर सुप्रीम सख्ती, पार्टियों को आदेश, सभी उम्मीदवारों का रिकॉर्ड करो सार्वजनिक। सियासत और अपराध का गठजोड़ अब और बर्दाश्त नहीं। अब पार्टियों को बताना होगा कि उनके नेता कितने पाक साफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में अपराधीकरण पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को आदेश दिया है कि वो अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशियों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करें, सोशल मीडिया और अखबारों में इसकी जानकारी दें। साथ ही राजनीतिक दलों को यह भी बताना होगा कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपराध से जुड़े प्रत्याशियों को टिकट क्यों दिया है। इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों को प्रत्याशी के ट्रैक रिकॉर्ड की जानकारी चुनाव आयोग को भी देनी होगी। इस आदेश का पालन न होने पर आयोग अपने अधिकार के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट में दाखिल याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि साल 2018 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया था, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस बारे में कुछ करना जरूरी है। हालांकि आंकड़ों पर गौर करें तो कोई भी पार्टी इस मामले में दूध की धूली नहीं है। इस बार संसद में 43% सांसद दागी हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के 301 में से 87 सांसदों पर गंभीर मामले हैं, जबकि कांग्रेस के 51 में से 19 सांसद दागी हैं। डीएमके के 23 में से 6 सांसद दागी हैं। ममता की तृणमूल कांग्रेस के 22 में से 4 सांसद दागी हैं, जबकि जेडीयू के 16 में से 8 सांसद दागी हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लोकतंत्र में एक वोटर के अधिकार को मजबूत करता है। एक वोटर को न केवल इस बात की जानकारी होगी कि जिस उम्मीदवार को वो वोट देने जा रहा है उसका आपराधिक अतीत क्या है, बल्कि राजनीतिक दलों को भी जनता के बीच ये साफ करना होगा कि आखिर दागी उम्मीदवार को वो किस बिना पर टिकट देने जा रहे हैं। और सबसे अहम बात ये कि अगर इस आदेश का अमल नहीं हुआ तो कोर्ट की अवमानना झेलनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। पंजाब में आज सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होते होते बच गया। ये चेतक हेलीकॉप्टर खेत में उतार लिया गया क्योंकि इसमें तकनीकी खराबी आ गई थी, लेकिन जिस तरह से इसे खेत के बीच उतारा गया, लोग बस इस नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में वहां उपस्थित हो गए। रोपड़ के गांव मनमाजरा में बीच खेत में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। हेलीकॉप्टर की आवाज के साथ खेत में उसकी लैंडिंग होता देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना सुबह करीब 10 बजे की है। सेना के इस चेतक हेलीकॉप्टर ने 3 अधिकारियों को लेकर चंडीगढ़ से पठानकोट के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन रोपड़ के कुराली इलाके से गुजरने के दौरान इसमें कोई तकनीकी खामी आ गई। इसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को सुरक्षित ढंग से इमरजेंसी लैंड कराया। खेतों में चेतक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग खतरनाक थी क्योंकि खेतों के ऊपर से 66 केवी के हाई टेंशन तार गुजर रहे थे, लिहाजा पायलट ने बेहद सूझबूझ के साथ लैंडिंग को अंजाम दिया। मौके पर फौरन पुलिस और मेंटेनेंस टीम पहुंची। तकनीकी खराबी ठीक होने के बाद चेतक हेलीकॉप्टर दोपहर करीब 1:30 बजे पठानकोट के लिए टेक ऑफ कर गया। टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपको अचंभित कर देंगी। मुर्गे मुर्गियों का म्यूजिक बैंड आपने कभी देखा है क्या? इन मुर्गे मुर्गियों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इन पर संगीत का कैसा शौक चढ़ा है। बारी बारी से ये मुर्गे जाइलोफोन पर चोंच आजमा रहे हैं। इनमें से एक मुर्गा तो तान भी छेड़ रहा है। कहने को तो ये जंगली तेंदुआ शिकार करने के इरादे से इधर उधर टहल रहा था, लेकिन एक छोटे से कुत्ते के घर में घुसना तेंदुए पर भारी पड़ गया। उसने जैसे ही कुत्ते को सूंघा, वैसे ही कुत्ते ने ऐसा झपट्टा मारा कि तेंदुआ घबराकर भाग खड़ा हुआ।
कुत्ते वफादार होते हैं ये सुना होगा, लेकिन इतने समझदार भी होते हैं ये देखा नहीं होगा। सोफे पर आराम कर रहे इस कुत्ते का मालिक कपड़े सुखाकर अपने कमरे में जा रहा है। और उसका एक मोजा फर्श पर गिर जाता है। मालिक ने आवाज लगाकर कुत्ते से मोजा लाने को कहा।